हेलो बच्चों, निशांस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निशांस डिजिटल ऐप पर पढ़ते रहिए। आज हम 11th फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। इसमें हम गति के बारे में, गति के नियमों के बारे में, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और मैं आप सभी बच्चों को बता रहा हूं कि निशांस की ऑफलाइन क्लासेस कोटा में रनिंग है सभी जगह, और जो बच्चे भारत के किसी भी कोने में कोटा आने में असमर्थ हो रहे हैं, हम उन बच्चों के लिए निशांस डिजिटल ऐप पर कोटा के प्रसिद्ध कोचिंग निशान क्लासेस का अनुभव लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप घर बैठे भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। अतः हम स्टार्ट करते हैं 11th फिजिक्स में लॉ ऑफ मोशन चैप्टर को हम आगे बढ़ाएं। इसमें क्रिया प्रतिक्रिया और गति के नियम और इस प्रकार से बल लगाना, संवेग की गणना, तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें गति के नियम वाले चैप्टर में। इसमें सबसे पहले एक ये ध्यान रखिएगा कि स्थिर और गति दो सेक्शन आते हैं। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या कोई उसकी अवस्था समय के सापेक्ष नहीं बदल रही है तो उसे स्थिर अवस्था कहेंगे, और समय के सापेक्ष उसकी पोजीशन या उसके स्थिति में बदलाव आ रहा हो, अवस्था में बदलाव आ रहा हो, तो उसे गति कहते हैं। रुके हुए भाग को स्थिर, और अगर अवस्था बदल रही हो या उसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थिति बदल रही हो तो उसे हम गति कहते हैं। गति से जुड़े हुए सबसे पहला स्टेटमेंट आया था, अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने बताया। उनकी जो भ्रामकता है, भ्रामकता वर्ड क्यों जोड़ा इन्होंने? क्योंकि इनके अनुसार वस्तु की गति करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। जैसे तीर को आगे चलाने के लिए प्रत्यंचा को खींचकर छोड़ेंगे तो तीर आगे जाएगा। इनका कहने का मतलब था कि तीर जो आगे बढ़ रहा है उसको बल की आवश्यकता होगी, और इन्होंने कहा कि यह हवा के द्वारा आगे जा रहा होगा। बट एक्चुअल में क्या था कि जो प्रत्यंचा की स्थितिज ऊर्जा होती है, उस स्थितिज ऊर्जा के कारण वापस इस तीर को गति प्रदान की जाती है, इसलिए इसका नाम दिया गया भ्रामकता। ठीक, किसी की वस्तु की गति को समझाने के लिए हमने क्या किया कि वहां पर बल होना चाहिए, बिना बल के गति संभव नहीं है। और इन्होंने क्या कहा कि वायु ही तीर को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकती है, जो कि गलत स्टेटमेंट था। इसलिए इनके नाम के साथ में क्या जुड़ा? भ्रामकता वर्ड जुड़ा, अरस्तु की भ्रामकता। इसके बाद गैलीलियो, साइंटिस्ट का फोटो देख रहे हैं गैलीलियो का। इन्होंने सर्वप्रथम जड़त्व के बारे में जानकारी दी थी। इन्हें समझाने के लिए कांच की एक गोली को एक इस प्रकार से झुका हुआ वाली सतह पर छोड़ा, और इस सतह पर घर्षण शून्य था, नगण्य था, और ये चिकनी सतह थी। इसमें क्या देखा गया कि जब इसको यहां पर छोड़ेंगे तो ये इस जगह पर आएगी और वापस से फिर इस प्रकार की गति होगी। तो ये जब गेंद यहां से चलकर कांच की गोली यहां जाएगी और वापस यहां पर आ जाए, तो इन्होंने कहा कि जड़त्व का गुण परिभाषित होता है। इसके समझाने के लिए निम्नलिखित प्रयोग किए। इसके अनुसार कांच की गोली को एक सिरे से छोड़ने पर वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, वो कहा जाए, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। इस गुण को इन्होंने क्या कहा? जड़त्व कहा। और ये जो गति है वो बार बार दोहराई जाएगी, किसकी वजह से? जड़त्व की वजह से। तो अरस्तु ने भ्रामकता वर्ड क्यों जोड़ा अपने स्टेटमेंट के साथ? जो अरस्तु ने जो स्टेटमेंट कहा, उन्होंने बताया कि बल के सहायता से हम गति करवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने तीर की आगे की जो गति बताई वो वायु की सहायता से बताई, जो कि अलग स्टेटमेंट था, इसलिए भ्रामकता जोड़ा गया। गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने जड़त्व के बारे में सबसे पहले समझाया, और ये डायग्राम आप इसमें काम में लेंगे, कांच की गोली का इस प्रकार गति करना। अब हम आगे बढ़ाते हैं गति के नियम। गति के नियम किसी भी वस्तु की गति को समझाने के लिए निम्नलिखित 3 नियम उपयोग में आते हैं। गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व का नियम भी कहलाता है और न्यूटन का नियम भी कहलाता है। गति के प्रथम नियम को न्यूटन का नियम, आगे बढ़ाएं, न्यूटन का नियम भी कहते हैं और इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व क्या कहा जाएगा? यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। इस
को ही हम गति का प्रथम नियम कहते हैं। गति के प्रथम नियम में जो जड़त्व का नियम हमने परिभाषित किया वो 3 भागों में विभाजित किया गया था। स्थिर अवस्था का जड़त्व नियम, गतिशील अवस्था का जड़त्व नियम और दिशात्मक जड़त्व नियम। इसके बारे में बताया, स्थिर अवस्था का जड़त्व नियम हम जब पढ़ेंगे, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। बाह्य बल मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वस्तु जहां है वहीं रखी रहेगी। इसको आप एक चित्र से समझ रहे हैं कि टेबल पर या मेज पर रखी हुई किताब तब तक वहीं स्थिर रहेगी जब तक आप उसे उठाकर इधर उधर ना करेंगे या बल नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में देखा गया कि मेज पर रखी किताब तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उससे उठाया न जाए। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और समझते हैं हम इसमें। एक कांच का गिलास लेते हैं, कांच के गिलास के ऊपर एक गत्ता रखते हैं, गत्ते के ऊपर एक सिक्का रखेंगे और जैसे ही आप गत्ते को धक्का देते हैं तो सिक्का इस कांच के गिलास में नीचे की ओर आ जाता है। तो यह भी स्थिर अवस्था का जड़त्व परिभाषित होता है। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। जैसे गाड़ी रुकी हुई है और अगर एकदम स्पीड देंगे तो स्पीड देने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाएगा। जैसे एग्जांपल देखें हम, यहां पर ये घोड़ा है रुकी हुई अवस्था में, अगर ये घोड़ा अचानक तेज दौड़ेगा तो ये जो यात्री मतलब घुड़सवार जो इसके ऊपर बैठा हुआ है वो पीछे की ओर झुकेगा। रुके हुए घोड़े के अचानक दौड़ने पर घुड़सवार पीछे की ओर झुक जाता है। दूसरा, हमने जड़त्व को परिभाषित किया ए सेक्शन में स्थिर अवस्था का जड़त्व नियम। अब हम परिभाषित कर रहे हैं गतिशील अवस्था का जड़त्व नियम। गतिशील अवस्था का जड़त्व नियम क्या कहेगा? इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। जैसे आप ये वीडियो में देख रहे हैं, इसमें ये गेंद तब तक चलती रहेगी जब तक कि कोई वायु का घर्षण बल या सतह का घर्षण बल इसे रोकेगा नहीं। अगर ये घर्षण रहित या रुकावट रहित अगर किसी सतह पर ये गति करेगी गेंद तो ये चलती ही रहेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं वास्तविक अवस्था में। वास्तविक अवस्था में वायु का घर्षण काम आता है, वायु की रुकावट काम आएगी। ये जो सतह पर चल रही है उस सतह की रुकावट काम आएगी। तो ये बाह्य बल का मतलब क्या है? वायु का कोई रुकावट नहीं होना चाहिए और सतह का कोई घर्षण नहीं होना चाहिए, तब ये पोजीशन संभव है। गतिशील अवस्था का जड़त्व नियम कंप्लीट हुआ कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। इसमें आगे गतिशील अवस्था के एग्जाम्पल बताए। चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाएंगे तो यात्री आगे की ओर झुक जाएंगे। ये गाड़ी चल रही है, अगर इस गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाए जाए तो यात्री किधर झुक जाएंगे? आगे की ओर झुक जाएंगे। चलते हुए घोड़े के अचानक रुकने पर, ये चलता हुआ घोड़ा है, अगर ऐसे अचानक रोक देंगे तो घुड़सवार आगे की ओर झुक जाएगा। इसके बाद है दिशात्मक जड़त्व का नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में गति कर रही है तो उसी दिशा में गति करने का प्रयास करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। इसको फर्स्ट सी नाम दे रहे हैं हम, दिशात्मक जड़त्व का नियम। इस नियम के अनुसार, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप इसको पॉज करके वीडियो को और अपने नोट्स रिटर्न वर्क के रूप में कर भी सकते हैं। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु निश्चित दिशा में गति कर रही है तो उसी दिशा में गति करने का प्रयास करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जैसे मान लीजिए वृत्ताकार पथ में कोई बस, ये वृत्ताकार पथ है, यहाँ बस या ट्रेन ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ बस भी लिख सकते हैं और यहां पर मैं ट्रेन भी लिख देता हूं। बस या ट्रेन में अचानक ब्रेक लगाए जाते हैं तो वृत्ताकार पथ में जब कोई गति हो रही हो तो खिड़की के समीप बैठे हुए यात्री खिड़की की ओर झुक जाएंगे। जैसे ये आप ट्रेन का एग्जांपल लें, यहाँ खिड़की के समीप कोई यात्री बैठे हुए हैं तो वो इधर झुक जाएंगे। इसी प्रकार से आगे एक एग्जांपल लेते हैं हम।
डोरी से बंधे हुए पत्थर को वृत्ताकार पथ में घुमाते समय अगर डोरी अचानक टूट जाती है तो पत्थर उसी पथ का अनुसरण करने का प्रयास करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये इस प्रकार से एक पत्थर बंधा हुआ है डोरी से और आप इसे वृत्ताकार पथ में ऐसे घुमा रहे थे। अगर ये डोरी अचानक टूट जाएगी तो भी ये कुछ देर के लिए ये इस प्रकार से गति करने का प्रयास करेगा। तो डोरी से पत्थर बांध रखा था, पत्थर को आप इस तरह से घुमा रहे हैं, अचानक डोरी टूट भी जाएगी तो भी कुछ देर के लिए पत्थर उस पथ का अनुसरण करने का प्रयास करता है। तो हमने इसमें गति के प्रथम नियम को कंप्लीट किया। अब हम आगे बढ़ाते हैं गति के द्वितीय नियम को। गति का द्वितीय नियम बल को परिभाषित करता है और इसके अनुसार ये बताया गया कि किसी भी वस्तु पर लगने वाले बल का मान संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। कहने का मतलब संवेग में परिवर्तन की दर को अगर चेंज करेंगे तो बल का मान भी चेंज होगा। इसको ध्यान से समझें। कोई पूछे भी ये गति का द्वितीय नियम किसको परिभाषित करता है तो आपका जवाब होगा बल को परिभाषित करता है। पहली बात, इस नियम के अनुसार क्या बताया गया कि बल का मान संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अर्थात हमें कह सकते हैं कि बल जो है वो संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। दर मतलब समय का भाग देना होता है फिजिक्स में। इससे हम आगे जाके F=ma को प्रूव करेंगे। जो फोर्स या बल का फॉर्मूला होता है F=ma, m द्रव्यमान है और a त्वरण है। यहां पर गति के द्वितीय नियम को आगे बढ़ाते हैं हम। बल का मान संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती बताया। समानुपाती चिन्ह लगेगा यहाँ पे, प्रोपोर्शनल साइन जिसे कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी से डिनोट कर सकते हो आप। यहाँ पे समानुपाती चिन्ह को जब आप हटाएंगे तो यह के लगेगा। समानुपाती चिन्ह को जब भी हटाया जाता है तो के लगेगा। के को बोलते हैं समानुपाती नियतांक या स्थिरांक। क्या कहेंगे आप इसको? समानुपाती स्थिरांक या नियतांक दोनों कह सकते हैं। प्रयोगों से इसका मान 1 होता है, तो प्रयोगों से 1 अगर इसे लेंगे तो F क्या होगा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ P क्या है? संवेग है। अब दो प्रकार के संवेग काम आएंगे डेल्टा में, एक अंतिम संवेग और एक प्रारंभिक संवेग। वस्तु का प्रारंभिक वेग u मान के चलते हैं अपन, तो प्रारंभिक संवेग होगा m गुणा u। वस्तु का अंतिम वेग अगर आप v मान के चलेंगे तो यहां पर जो संवेग चल रहा है, अंतिम संवेग जो होगा, अंतिम संवेग p2 बराबर m गुणा v हो जाएगा। प्रारंभिक समय हमेशा जब भी घड़ी देखते हैं तो 0 से चालू होती है। स्टॉप वॉच जो देखते हो तो 0 से चालू होती है। तो प्रारंभिक समय 0 सेकेंड और अंतिम समय t सेकेंड मान के चल रहे हैं अपन यहां पर। ये समय ठीक, प्रारंभिक समय कितना माना? 0 सेकेंड और अंतिम समय कितना मान के चल रहे हैं हम? t सेकेंड मान के चल रहे हैं। हम आगे बढ़ाते हैं इसको। पहली विधि में हम डेल्टा काम में ले रहे हैं और दूसरी विधि में हम अवकलन काम में ले रहे हैं। पहली विधि को देखिए, F समानुपाती डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। संवेग में परिवर्तन की दर मतलब समय का भाग देना था। के प्रयोगों से कितना मिला? 1। यहां पर P2 माइनस P1, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन निकालना। अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम संवेग mv हुआ, प्रारंभिक संवेग mu हुआ, अंतिम समय t था, प्रारंभिक समय अपने क्या माना? 0। तो यहां पर F का जो फॉर्मूला चल रहा है, F बराबर mv माइनस mu t माइनस 0। आप m को कॉमन ले लो, m को कॉमन लेते क्या हो गया? v माइनस u बटा t। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा गया है, तो m v माइनस u बटे t को क्या लिख देंगे? a। प्रयोगों से k का मान कितना मिल चुका था? 1, तो k काम आएगा ही नहीं, तो F बराबर ma फॉर्मूला बन गया। सेकंड मेथड क्या बताता है? देखिए, सेकंड मेथड में यह है कि बल का मान संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती बताया, लेकिन यहां पर जब हम समझ रहे हैं, यहां पर संवेग में परिवर्तन की दर को किस रूप में लिखा गया है? अवकलन के रूप में। अवकलन इसके पहले वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो। dp बटे dt का मतलब क्या होता है? संवेग का समय के सापेक्ष अवकलन है। समानुपाती चिन्ह को हटाया तो k लगाया। प्रयोगों से k का मान कितना मिला था? 1, तो k का मान 1 रख सकते हो आगे जाके। F बराबर dp अपॉन dt लिखा।
यहां जो P है, P जो अपन कर रहे हैं, उस P को क्या कहोगे आप? P को हम बोलते हैं संवेग। ठीक, संवेग लिखा। M नियत पद होने की वजह से M नियत पद होके कहा आ जाएगा? अवकलन के आगे आ जाएगा। dv अपॉन dt को आगे जाके क्या लिख सकते हैं? त्वरण। तो F बराबर M, ma सिद्ध हो गया। दोनों मेथड, ये ध्यान रखिएगा, ये किसको बता रहा है? डेल्टा के आधार पर परिवर्तन को बता रहा है, और ये अवकलन के आधार पर परिवर्तन को बता रहा है। दोनों मेथड में से कोई सा भी मेथड आप एग्जाम में कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि डेल्टा जो होता है, अगर समय की लिमिट 0 की ओर चल रही हो तो ये डी में चेंज हो जाता है। डेल्टा, आप इसे डेल्टा कहेंगे, और जब ये आगे जाके ये हो जाएगा तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? अवकलन की प्रक्रिया हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना, जब समय जी की ओर अग्रसर, टी की ओर, मतलब टी जो टाइम है ना, टाइम समय, इसको अगर कहें तो ये कहां की ओर अग्रसर हो रहा है? 0 की ओर, मतलब बहुत कम मान हो इसका समय का, उस अवस्था में डेल्टा को आप क्या लिख सकते हो? डी लिख सकते हो। तो दोनों मेथड सही हैं। आप ये मेथड काम में लें तो भी F बराबर M आएगा, और अवकलन मेथड काम में लेंगे तब भी F बराबर M आएगा। दोनों विधियां मैंने आपको बता दी हैं, आपकी बुक में एक ही दे रखी है। आप इन नोट्स को लिख भी सकते हैं आगे। इसके बाद ये जो हमने गति का द्वितीय नियम पढ़ा, इस गति के द्वितीय नियम को कैसे काम में ले सकते हैं? ये चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र में गति के द्वितीय नियम के उदाहरण को काम में लेकर हम बल को अगर घटाना है तो समय को बढ़ा दीजिए, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास, जैसे गेंद को कैच कर रहे हैं तो खिलाड़ी क्या करते हैं? कैच करने के बाद हाथों को पीछे की ओर ले जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है? समय बढ़ जाएगा। समय बढ़ जाने के कारण क्या होगा? हाथों पर लगने वाला बल कम हो जाएगा। इसलिए प्रशिक्षित व्यक्ति या अनुभवी खिलाड़ी हमेशा कैच करने के बाद में हाथों को कहां ले जाएगा? पीछे ले जाएगा। ये देखो, आप कैच किया और हाथों को पीछे की ओर ले जाना, इससे क्या हो गया? समय तो बढ़ जाएगा और हाथों पर लगने वाला बल कम हो जाएगा। ये चित्र में समझाया गया है। बल केवल समय में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि तीव्रता कितनी है। एक अभ्यस्त खिलाड़ी गेंद लपकते समय हाथों को पीछे की ओर ले जाता है, जिससे गेंद रोकने में समय ज्यादा लगेगा और बल की आवश्यकता कम होगी। ठीक, आगे हम बढ़ाते हैं। गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, और ये बल के गुण को दर्शाता है। एक बात और ध्यान रखना, ये किसको दर्शाएगा? बल के गुण को। ठीक, और गति का प्रथम नियम जड़त्व को समझाता है। गति का प्रथम नियम जड़त्व को समझाएगा, और गति का तृतीय नियम बल के गुण को समझाएगा कि एक बल इधर लग रहा है तो दूसरा उसके विपरीत लगेगा। क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या कहता है? कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया लागू होती है। जैसे सड़क पर चलने के लिए, किसी वस्तु को धक्का देने के लिए, नाव से कूदते समय, तैरने के लिए, बंदूक से गोली चलाने की क्रिया में, सब में क्रिया प्रतिक्रिया है। एक रॉकेट नोदन होता है, रॉकेट नोदन में गर्म गैसों का नीचे निकलना क्रिया और रॉकेट का ऊपर उठना प्रतिक्रिया कहलाता है। अब हम इस नियम को तैयार करते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया नियम की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉक्स है, इस पर धक्का लगाना क्रिया। अगर ये बॉक्स हल्का है तो आगे बढ़ जाएगा, वो प्रतिक्रिया। बॉक्स अगर ज्यादा भारी है तो व्यक्ति के हाथों पर उल्टी प्रतिक्रिया लगेगी। तो क्रिया की तरफ इधर जो बल लग रहा था वो क्रिया, और वापस जो इसको धक्का महसूस हो रहा है वो प्रतिक्रिया। जैसे हमने चलने की बात की थी अभी, कि कोई व्यक्ति अगर सड़क पर चल रहा है तो सड़क पर चलने के लिए क्या करते हैं? पैरों के द्वारा पीछे की ओर धक्का लगाना क्रिया, पैरों के द्वारा पीछे की ओर धक्का लगाना क्रिया, और सड़क के द्वारा आगे की ओर धक्का लगाना प्रतिक्रिया कहलाएगी। नियम को समझते हैं। गति का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया लागू होती है या लगती है। उदाहरण मैंने समझा दिया आपको चित्र से। सड़क पर चलते समय पैर या पांव के द्वारा या लेग के द्वारा सड़क को पीछे धकेलना क्रिया, और सड़क के द्वारा व्यक्ति के पैर को आगे धकेलना प्रतिक्रिया कहलाती है। चित्र समझ में आ गया? आगे बढ़ाते हैं। बंदूक से गोली चलने की क्रिया। बंदूक से आप देखें
इससे अगर गोली आगे बढ़ेगी, आप इस वीडियो में देख भी रही है कि बंदूक से जो गोली चलाई जा रही है वो क्रिया, और धक्का जो पीछे की ओर लग रहा है, धक्का जो पीछे की ओर लग रहा है वो प्रतिक्रिया। बंदूक से गोली चलाना इधर की तरफ क्रिया, और कंधे पर जो धक्का महसूस हो रहा है वो प्रतिक्रिया। वीडियो में देखने को मिल रहा है आपको, समझे इसको? बंदूक से गोली चलने या आगे की ओर गोली बढ़ने की क्रिया, और कंधे पर पीछे की ओर धक्का लगना प्रतिक्रिया कहलाता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये चित्र है, ये वीडियो चल रहा है, इसमें आप क्रिया प्रतिक्रिया समझ सकते हैं। आगे बढ़े। तैराक के द्वारा, तैराक स्विमिंग पूल में कोई व्यक्ति अगर तैर रहा है, स्विमिंग पूल में अगर कोई व्यक्ति तैर रहा है तो हाथों के द्वारा पानी को पीछे की ओर धकेला जा रहा है, वो क्रिया, और पानी के द्वारा व्यक्ति को आगे की ओर धकेला जा रहा है, वो प्रतिक्रिया होती है। आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि व्यक्ति अपने हाथों के द्वारा पानी को पीछे धकेल रहा है, क्रिया, और पानी इस व्यक्ति को आगे की ओर धकेल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया। ठीक है, समझे? लिखा हुआ है तैराक के द्वारा पानी को पीछे धकेलना क्रिया, और पानी के द्वारा व्यक्ति को आगे की ओर धकेलना प्रतिक्रिया कहलाता है। ये एग्जाम्पल नाव से कूदते समय भी कह सकते हो। नाव से कूदने के लिए किनारे की ओर आप जंप लगाएंगे तो नाव के द्वारा, आपके पैर के द्वारा जो नाव को धक्का दिया गया वो क्रिया, और व्यक्ति जब किनारे की ओर कूदेगा तो नाव के द्वारा व्यक्ति के पैर को धक्का देना प्रतिक्रिया। रॉकेट नोजल मैंने समझाया आपको। रॉकेट नोजल की क्रिया क्या है? रॉकेट में गर्म गैस नीचे आती है, वो क्रिया, और रॉकेट अंतरिक्ष की ओर ऊपर उड़ता है, उसे भी प्रतिक्रिया कर सकते हैं। बंदूक से गोली चलाने की क्रिया इसके पहले वीडियो में हम देख चुके हैं, और ये आपने तैराक वाला एग्जाम्पल देखा इसमें। अब हम संवेग को परिभाषित करते हैं कि संवेग क्या होता है। मोमेंटम इंग्लिश में बोलते हैं इसे। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या नाम दिया जाता है? संवेग। इसे p से दर्शाते हैं, और ये एक सदिश राशि है। इसका मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड होता है। किलोग्राम क्यों लिखा? द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे और वेग को मीटर प्रति सेकंड में मापेंगे। इसकी विमा, द्रव्यमान की विमा m1, वेग की विमा L1 t-1 होती है, तो इसकी विमा ये हो गई। संवेग की निर्भरता, संवेग की निर्भरता द्रव्यमान के समानुपाती और वेग के भी समानुपाती। कहने का मतलब द्रव्यमान ज्यादा तो संवेग ज्यादा, द्रव्यमान कम तो संवेग कम। इसी प्रकार वेग ज्यादा तो संवेग का मान ज्यादा होगा, और वेग कम होगा तो संवेग का मान कम होगा। ठीक है, अब हमने देखा संवेग का परिमाण स्थिर रहने पर भी संवेग की दिशा में परिवर्तन के लिए बल आवश्यक है। इस घटना को हम समझा रहे हैं कैसे? देखिए, एक ये r त्रिज्या की दूरी में पत्थर बांधकर व्यक्ति के द्वारा या महिला के द्वारा घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बल का मान अगर चेंज करते हैं तो संवेग का मान भी बदल जाएगा। एक गति का द्वितीय नियम बताया था मैंने आपको। बल का मान संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती बताया था ना। तो जब आप बल बदल रहे हैं तो संवेग बदलेगा। तो इसमें क्या कहा गया है? संवेग का परिमाण स्थिर रहने पर भी संवेग की दिशा में परिवर्तन के लिए बल आवश्यक होता है। इसका अनुभव हम डोरी के द्वारा किसी पत्थर को एक समान चाल से वृत्ताकार पथ में घुमाकर कर सकते हैं। ये संवेग और उससे जुड़ी हुई बातें कंप्लीट हो गई हमारी। आप इन कक्षाओं को अपने नोट्स के रूप में आगे बढ़ा भी सकते हैं। जो ये चल रहा है इसको पॉज करके और लिखने का कार्य भी चालू करें, जिससे आपके रिटर्न वर्क या नोट्स तैयार हो सके। इसके बाद है नेक्स्ट संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? मोमेंटम संवेग को कहा गया है कंजर्वेशन लॉ, मतलब संवेग संरक्षित रह सके उस नियम को हम संवेग संरक्षण नियम कहते हैं। किताब के अनुसार अगर चले हम तो इस नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर बाह्य बल अनुपस्थित हो, बाह्य बल नहीं लग रहा हो, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, जैसे बाहर से कोई धक्का नहीं देना, कोई हवा का प्रवाह न होना, कोई अतिरिक्त घर्षण बल न लग रहा हो, उस अवस्था में निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। अर्थात घटना के पहले का संवेग बराबर घटना के बाद का संवेग कहलाएगा। ठीक, इसके लिए बाह्य बल को क्या कर दो? जीरो कर दो। बल को जीरो करेंगे तो dp/dt का मान जीरो कब आएगा? जब f का मान आपने जीरो कर दिया बल की अनुपस्थिति में, तो dp/dt का मान जीरो का मतलब समझते हो आप? अवकलन में हमने ये चीज पढ़ी थी कि dp/dt जीरो आ रहा है,
ये कब 0 आएगा? जबकि अवकलन में हमने कहा था कि जबकि P बराबर कैसा होना चाहिए? नियत। कहने का मतलब संवेग संरक्षित होना चाहिए। ये संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। यहां पर हमने देखा P1 प्लस P2 बराबर 0 है। यहां आगे हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो P1 प्लस P2 बराबर 0 का मतलब P1 का जो संवेग है वो P2 के संवेग के बराबर आएगा। माइनस चिन्ह जब आप यहां परिमाण लगा देंगे, परिमाण लगाने का मतलब क्या होता है? यहां पर आपने दो लाइनें खींच दी, परिमाण, एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड तीनों का मतलब एक ही होता है, तो ये माइनस साइन गायब हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं घटना के पहले का संवेग बराबर घटना के बाद का संवेग। P1 बराबर P2 अर्थात M1 V1 बराबर M2 V2। तो हमने आज के वीडियो लेक्चर में गति के नियम कंप्लीट किए, संवेग की परिभाषा बनाई और संवेग संरक्षण नियम की व्याख्या की। अब आगे की कक्षा में हम संवेग संरक्षण नियम के उदाहरण तैयार करेंगे। तो मैं आप सभी से कहता हूं कि निशान से तो सफलता निश्चित है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निशान के डिजिटल ऐप से पढ़ते रहिए। थैंक यू।